दूसरा पीपीटी का लिंक शुरू हो गया है, अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, तो उस वजह से अभी ये पीपीटी का लिंक दूसरा है, तो मैं ये वाला लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस मैम। और बाकी पर भी ये लेक्चर्स आते हैं। गुड इवनिंग प्रद्युमन, कैसे हो? अच्छा मैम। वेरी गुड। अच्छा, अभी सब लोग यहाँ पर हैं, तो अब सब मुझे ये बताएंगे कि आप सबने पिछला रिवाइज करा है या नहीं करा है, एकदम सच सच आंसर। करा है मैम रिवीजन। उज्ज्वला ने करा है रिवीजन। बेटा आप लोगों को घर पे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है पढ़ने का? एकदम आप एकदम मेरे को ऑनेस्टली बता सकते हैं, अगर बिजी होते हैं कहीं और कैसे भी बिजी होते हैं तो फिर आप मेरे को बता सकते हैं, पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम निकाल पाते हो? यस मैम, निकाल पाते। हाँ बेटा, थोड़ा टाइम पढ़ाई के लिए निकालो। और एक और बात समझो, आप सभी अभी 12th क्लास में हो ना, तो 12th क्लास में पढ़ने के लिए हमारा एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल मतलब देखो, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, ऐसा तो नहीं है ना कि खाली केमिस्ट्री ही एक सब्जेक्ट है। तो देखो, हमें पढ़ने के अलावा ये सारी बातें भी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए मैं आपको साथ साथ ये बातें भी समझाती हूँ। ये देखो, कैसे अपना एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल मतलब किस तरीके का टाइम टेबल हम बना सकते हैं, एक इस तरीके का टाइम टेबल कि देखो हमारे पास डेली शायद इतना टाइम ना हो कि हम डेली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सके, तो अपना ऐसे टाइम टेबल बना के रखो कि मेरे को मंडे को मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, या फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना है। फिर ट्यूसडे को मुझे केमिस्ट्री और बायो पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन मुझे इंग्लिश के साथ केमिस्ट्री पढ़ना है, एक दिन फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ना है। तो ऐसे अपने 6 के 6 दिन क्या करो, डिवाइड कर लो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप ऐसे कैसा भी अपना एग्जाम्पल सेट कर। अब मान लो कि आपको दिन में 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है, 3 घंटे 2 घंटे जो भी, कम से कम बेटा 2 घंटे का तो टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को 1 घंटा तो आप मिनिमम दोगे ही दोगे। अब मान लो आप केमिस्ट्री को 1 घंटा दे रहे हो, ठीक है। अब 1 घंटा केमिस्ट्री को कैसे देना है वो सब, 1 घंटे में बेटा आप 10 से 15 मिनट अपने नोट्स रिवाइज किया करो। जो भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ इसे साथ साथ लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ फोन में देखते रहोगे, कानों से सुनते रहोगे तो उस समय सब समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में हम सब भूल जाते हैं जब तक हम लिखते नहीं है। तो अपने नोट्स बनाओ, जो भी क्लास में हो रहा है, जैसे क्लास में हम पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर लिखा करो। तो 10-15 मिनट पढ़ने बैठते हो तो जो भी हमने नोट्स में लिखा है वो सारा रिवाइज करो अच्छे से। फिर आप लोगों की बुक के अंदर बुक भी गिवन है, फिर 10 से 15 मिनट बुक को अच्छे से पढ़ो। 15-15 मिनट आधा घंटा हो गया। अब जो आधा घंटा बचा है बेटा, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करो। बुक में बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, तो वो असाइनमेंट करो, वो क्वेश्चन करो और बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। और फिर जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो आप मुझसे डाउट पूछो। डाउट आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। यस मैम। जब ऐसे करके पढ़ाई करोगे ना, तभी अच्छे से पढ़ाई होगी। अदरवाइज हम क्लास में कुछ भी पढ़ते रहे, लेकिन हम रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक टाइम टेबल बनाओ अपना, कि हर मंडे मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ट्यूसडे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हर दिन कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट्स को जरूर पढ़ो। जिन सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कि आप थोड़े कमजोर है, उन सब्जेक्ट को टाइम थोड़ा ज्यादा दो, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ बेटा पूछ सकते हो। मैम संडे वाले दिन नहीं करनी चाहिए पढ़ाई? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए संडे वाले दिन पढ़ाई, लेकिन संडे वाले दिन कितनी पढ़ाई करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि संडे को कितना टाइम है। बेटा देखो, 12th क्लास में मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि आप संडे को कोई ना कोई एक सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर करो। देखो अभी तो आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है, तो अभी आप लोगों को इन दिनों में टाइम मिल रहा है। जब आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे तो मे बी आपको सिर्फ संडे को ही ज्यादा टाइम मिल पाए, तो संडे को जो सब्जेक्ट में कमजोर है कुछ भी है उसमें संडे को ज्यादा टाइम। पर हाँ, संडे को थोड़ा टाइम हम इधर उधर खेलने में मस्ती करने में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो बेटा कंटिन्यू करें, फिर रिवीजन हुई है तो अब आगे से पढ़े। यस मैम।
बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे रिवीजन से। मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग मेरे को उसके क्विकली आंसर करना, ठीक है? आज है 20 जून 2026। बेटा जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगी, आप मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीटी? पीटी का फॉर्मूला बताओ कोई। पीटी इज इक्वल्स टू टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू Na upon plus NB. क्या बेटा, दोबारा रिपीट करो। ओम। J upon PA plus PB. पीए प्लस पीबी, वेरी गुड, ये हो, ठीक है, पीए प्लस पीबी। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पीए का क्या फॉर्मूला होता है और पीबी का क्या फॉर्मूला होता है, ये बताएंगे। P naught A plus P. पी नॉट ए, आगे बोलो साक्षी, पी नॉट ए होता है सिर्फ? नहीं मैं आपके होता है झाई भी जाइए, पी नॉट ए जाइए, और पीबी क्या होता है? पी नॉट बी झाई भी झाई भी वेरी गुड। झाई भी तो मतलब पीटी का टोटल फॉर्मूला बन गया था पी नॉट ए जाइए प्लस पी नॉट बी जाए बी, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात बताओ, जाइए प्लस जाई बी इज इक्वल्स टू कितना होता है? वन वन होता है One. मैम। चलो वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस? आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें रोल्स लॉ और भी होता है। वेरी गुड समर, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्यूशंस दैट ओबे राउल्स लॉ राउल्स लॉ को मानते हैं। सॉल्यूशन दैट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, जो हर कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्स लॉ माने। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी बेटा राउल्स लॉ मानते हैं, लेकिन वो हर कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं मानते। तो सॉल्यूशन दैट ओबेज राउल्ट लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, वेरी गुड, उनको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है रिवीजन का। अब इफ, ध्यान से, एकदम ध्यान से क्वेश्चन सुनना है। इफ ए बी इंटरैक्शंस, if AB interactions are stronger than AA BB interactions, so which type of deviation will be observed? अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हैं ए बी बी इंटरेक्शन से, तो किस टाइप का डेविएशन दिखेगा? ऑप्शंस देती हूँ, ए बी सी। ए नो डेविएशन, कोई डेविएशन आएगा ही नहीं। बी पॉजिटिव डेविएशन आएगा, या फिर सी नेगेटिव डेविएशन आएगा। आराम से सोच के आंसर करना है। ए मैम। ओके, साक्षी सिंह ए। चलो, अच्छा कितने बच्चे ए कह रहे हैं? एक बार वो हैंड रेज करो, जिसको लग रहा है ए आंसर है वो एक बार हैंड रेज करो। वोटिंग कर लेते हैं जल्दी से, कितने बच्चों को लग रहा है ए आंसर है वो अपना हैंड रेज कर लो। एक
अच्छा मैम बी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट बेटा, मैंने अपने फोन से भी ज्वाइन करा ताकि मैं हैंड रेज देख सकूं। अच्छा, अभी ए के लिए किसी ने हैंड रेज नहीं करा था। बी किस किस को लग रहा है पॉजिटिव डेविएशन होगा, वो बताओ। ये कितने बच्चों को लग रहा है पॉजिटिव डेविएशन होगा, वो एक बार हैंड रेज करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उज्ज्वला को लगता है, और सोनालिका, सोनालिका नाम है ना बेटा आपका? शरद मैम नहीं। सोनालिका। फिर थैंक्स। क्या नाम है बेटा आपका? शरद अंजलि। अंजलि, अच्छा सॉरी। अंजलि। अच्छा, किस किस को लगता है नेगेटिव डेविएशन होगा, एक बार वो हैंड रेज करो आप। समा, ठीक है। और बाकी बच्चे ऋतिका, वैष्णवी, प्रथमेश, प्रद्युमन, ओम, कुछ भी नहीं होगा आंसर, नो आंसर। अच्छा बेटा, ये देख, मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ और एक बार यहाँ दिखाती हूँ। ये देख, अगर ए बी इंटरैक्शंस वीकर होती हैं तब क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन, और जब ए बी इंटरैक्शन स्ट्रांग होती हैं तो कैसा डेविएशन होता है बेटा? नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चे, अगर ए बी इंटरैक्शन स्ट्रांग होंगी तो, अगर वो इंटरैक्शन स्ट्रांग होंगी तो उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अगर ये इंटरैक्शंस वीक होंगी तो उनको तोड़ना आसान हो जाएगा। तोड़ना आसान हो जाएगा तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन। क्या अब ये बात याद रहेगी? यस मैम। यस अच्छा, मैम। अब बताओ, अब क्या आंसर होगा इसका? अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो कैसे डेविएशन होगी, इसका क्या आंसर होगा? अब बताओ, ए बी या सी, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। सी, वेरी गुड। सबको समझ में आया ये? यस मैम। प्रद्युमन, प्रथमेश, विनय, अंजलि, ऋतिका, यस समझ मैम। में आया? Good. हाँ, एक और बात समझो बेटा, इफ नेगेटिव डेविएशन इज देयर, अगर नेगेटिव डेविएशन हो रही है तो अब मुझे बताओ डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो क्या होगा? तीन ऑप्शंस है। ए इज इक्वल्स टू 0, बी मोर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव होगा, या फिर सी लेस देन 0 नेगेटिव होगा। बताओ क्या होगा? सी मैम। सी नेगेटिव। एक बात बेटा हमेशा याद रखनी है कि अगर नेगेटिव डेविएशन हो रही है ना तो डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होगा? नेगेटिव। और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव डेविएशन होती है तो पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव डेविएशन होती है तो नेगेटिव होता है। क्या सभी को समझ में आई ये बात? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, ये ग्राफ आइडेंटिफाई करना है कि किस डेविएशन का ग्राफ है ये, ठीक है। ये जाइए है, यहाँ पे जाइए 1 है, जाइबी 0 है, यहाँ पर जाइए 0 है, जाइबी 1 है। ये लाइन कैसे आ गई? चलो, कोई बात। अब बेटा क्या है, यहाँ पे जो भी ग्राफ है का पी वो है, ये पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है, और ये ऐसा ग्राफ हम सोच रहे थे कि हमें मिलेगा, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, लेकिन जो ग्राफ हमें मिला वो ऐसा ग्राफ मिला। ध्यान से देखो मैं कर्व किस तरफ बना रही हूँ। जो हमें ग्राफ मिला वो ऐसा ग्राफ। अब बताओ ये कैसा ग्राफ है? नो डेविएशन,
नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन, किसका ग्राफ है ये? सी मैम। बेटा देखो ग्राफ ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ ग्राफ है मतलब नहीं, कैसा ग्राफ positive है? deviation। पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ होता तो नेगेटिव डेविएशन होता। ये देखो ये ग्राफ होता है आइडियल सॉल्यूशन का जिसमें कोई डेविएशन नहीं होती है, नो डेविएशन। ये ग्राफ होता है पॉजिटिव डेविएशन का जिसमें ऊपर की तरफ ग्राफ होता है, और ये होता है नेगेटिव डेविएशन जिसमें नीचे की तरफ ग्राफ होता है। क्या आप लोग देख पा रहे हो बेटा? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था। आ रहा है समझ में? यस मैम आ रहा है ना? अब ये कैसा ग्राफ है? पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। अब पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है तो अब क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में ए बी इंटरैक्शंस आर, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है? ए equally strong as AABB interactions, B weaker या C stronger? अब बताओ इसमें AB इंटरेक्शंस वीकर होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी या इक्वल होंगी? Stronger. है। वीकर। अच्छा ठीक है। सिद्धि बेटा आज आपने फर्स्ट क्लास अटेंड करी है, सिद्धि विस्पुते के नाम से बेटा एक आईडी है, आपका नाम यस मैम। सिद्धि नाम है ना बेटा आपका? हाँ अच्छा तो बेटा आज आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ मैम। अच्छा बेटा पुराने लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है? हाँ यस मैम। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। उज्ज्वला आप बोलो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, वीकर होगा या स्ट्रॉन्गर होगा? ओम आप बताओ। स्ट्रॉन्ग होगा मैम। डेविएशन है तो इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? ओम वीक होगा मैम। वेरी गुड बेटा, वीक होगा ना। अभी तो हम लोगों ने बात करी ना, वीक होगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे। अभी दिखाया था ना यहाँ पे, अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो नेगेटिव डेविएशन, और वीक होगी तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है? यस मैम। हाँ जी, अभी सबको समझ में आ गया? चलो लास्ट सवाल है इसका। इसका डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होगा? जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा ओम, प्रद्युमन या प्रथमेश आप दोनों में से कोई बोलो आंसर। Positive. पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव नेगेटिव होता है, और अगर डेविएशन नहीं होती, आइडियल सॉल्यूशन होता है, तो ये जीरो और जीरो होते हैं। समझ में आया? ये देखो अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो ये दोनों जीरो होंगे क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में कोई डेविएशन नहीं होती। पॉजिटिव डेविएशन में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, जीरो से बड़े होंगे, और नेगेटिव डेविएशन में ये दोनों जीरो से छोटे होंगे, यानी कि दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes ma'am. वेरी ठीक है बेटा, इन सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें अच्छे से करना होता है। अब बेटा हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन हो गई ना? चलो अब बेटा हम इस चैप्टर के एक दूसरे पार्ट पर आते हैं। यहाँ से इस चैप्टर का एक दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। उस पार्ट का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान से लिखेंगे, टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, चीज समझना आसान है। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे मानो अगर हम स्कूल में, ठीक है, स्कूल में क्लास में बहुत सारे बच्चे और अगर एक क्लास की अटेंडेंस लग रही है, ठीक है, अटेंडेंस लग रही है मतलब हमें ये देखना है कि कितने बच्चे प्रेजेंट है। तो बेटा वो जो प्रेजेंट का नंबर है वो बच्चों पर डिपेंड करेगा
क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन आया है कौन नहीं आया? या इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया है कौन नहीं आया, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कितने बच्चे आए हैं और कितने बच्चे नहीं आए? किस पर फर्क पड़ता है? कितने बच्चे आए और कितने बच्चे नहीं आए? कितने बच्चे आए कितने बच्चे नहीं आए, इस पर ही फर्क पड़ता है ना। कौन आया कौन नहीं आया, क्या इससे फर्क पड़ता है? नहीं मैम। नहीं पड़ता। मैम। वेरी गुड। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये भी वही प्रॉपर्टीज होती है, दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of its nature। देखो मैं लिखती हूँ, प्रॉपर्टीज that only depends on the amount of solute, on the amount of solute and not on the nature of solute are called colligative properties। are called colligative properties। वो properties जो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स किस पर है और उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। पार्टिकल्स दैट डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जब वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन इट्स नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा, 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, मैं एक एक करके अभी समझाती हूँ। ठीक है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, अगर बर्फ पर नमक डाल दें तो क्या होता है? कभी पता है ये वाली बात? पुराने जमाने में ना बेटा, बहुत पहले के टाइम में, मतलब जैसे अभी तो हमें आजकल फिर भी फ्रिज दिख जाते हैं, घरों में दिख जाते हैं या बाहर दिख जाते हैं। पहले के टाइम में तो ऐसे फ्रिज वगैरह नहीं होते थे। तो क्या होता था, जब हमें बर्फ को लंबे समय के लिए स्टोर करना होता था ना, तो बर्फ के ऊपर नमक डाल के रखते थे। आप कभी घर में ये चीज ट्राई करना, बर्फ के 2 क्यूब लेना, एक बर्फ की क्यूब के ऊपर हल्का सा नमक डाल देना और दूसरा बर्फ का क्यूब ऐसे ही रख लेना। 2 कटोरी लेना, दोनों कटोरियों में एक एक बर्फ का क्यूब डालना, एक कटोरी में बर्फ के ऊपर थोड़ा नमक डाल देना और एक के ऊपर नहीं डालना। और उसके बाद देखना कि क्या दोनों बर्फ सेम टाइम पर पिघल रही है या कोई बर्फ जल्दी पिघल रही है और कोई बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। क्या लगता है कौन सी बर्फ जल्दी पिघलेगी, बिना नमक वाली कि नमक वाली? बिना नमक वाली मैम। बिना नमक। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम कभी भी कुकर में खाना बनाते हैं तो कुकर में, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? ऐसी इतनी सारे सवालों का जवाब हमें यहाँ इनको पढ़ने से मिलता है। ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और इन 4 प्रॉपर्टियों को पढ़ने से हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। ठीक है? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो बेटा ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब यही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है कि सॉल्यूट डालने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कितना सॉल्यूट डाला है। मतलब मान लो अगर मैंने 1% सुक्रोज डाला है या ग्लूकोज डाला है या यूरिया डाल दिया, तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने यूरिया डाला है या ग्लूकोज डाला है या सुक्रोज डाला है या नेफ्थलीन डाला है या एथिलीन ग्लाइकॉल डाला है, क्या डाला है। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपने कितना डाला है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आया? जी मैम। यस। हाँ, यस मैम। तो अब
सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा ये वेपर प्रेशर का कंसेप्ट एक बार दोबारा से समझते हैं। ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर को मैंने ऊपर से बंद करा हुआ है। ठीक है, बंद इसलिए करा है ताकि इसके वेपर्स बाहर ना जा पाए। और यहां मेरे पास एक सॉल्वेंट है ए। ठीक है, और वो एक कैसा सॉल्वेंट है? एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है ए। देयर इज अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट ए। जल्दी से मेरे को कोई बच्चा डेफिनेशन बताएगा वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? वेपराइज सॉल्वेंट। वेरी गुड रुतिका, जिसके जो वेपराइज होते हैं, जिसके वेपर्स बन जाए। बेटा क्योंकि ये सॉल्वेंट वॉलेटाइल है तो इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब जगह क्या आ गए? ए के वेपर्स आ गए। और बेटा ये ए के वेपर्स जो हैं, वेपर मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है थोड़े लूज लूज हो गए, गैसियस स्टेट में आ गए। अब ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, दे दनादन एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करेंगे, बॉल्स को धक्का मारेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पीए, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पी नॉट ए मान लेते हैं क्योंकि अभी प्योर ए। अब बेटा मानो इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक दूसरा सॉल्यूट ऐड करा है, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूट ऐड करा है बी, बी के पार्टिकल्स। यहाँ पे मैंने बीट बना, और ये जो बी है ना बेटा, ये है नॉन वॉलेटाइल। ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी। अभी तक हम बात कर रहे थे जिसमें दोनों वॉलेटाइल थे। राउल्स लॉ में हम बात कर रहे थे कि एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है ए, उसमें मैंने एक और वॉलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया बी। तो ऊपर ए और बी दोनों के वेपर्स बन रहे थे और टोटल प्रेशर ए और बी दोनों के इक्वल। अब की बार देखो ध्यान से समझो मैं क्या बात कर रही हूँ कि मैंने क्या डाला है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है बेटा, मतलब इसके वेपर्स तो नहीं बनेंगे। तो क्या खाली ऊपर ए के वेपर्स ही रहेंगे कि ऊपर बी के भी वेपर्स जाएंगे? वैष्णवी, सिद्धि, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा एक बार आप दोबारा रिट्राई करो करने का, स्क्रीन तो दिखनी चाहिए। क्या बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिखाई दे रही है। बताओ बेटा, अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद क्या ऊपर सिर्फ ए के ही वेपर्स होंगे कि बी के भी वेपर्स होंगे? अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो एक के ही होंगे मैम। ए के ही होंगे। ओम समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। अच्छा बेटा देखो, अगर ए के ही हो, अब देखो एक और बात का जवाब दो। वेरी गुड, खाली ए के वेपर्स रहेंगे। क्या ए के वेपर्स बी जब हमने नहीं डाला था तब कुछ वेपर्स थे, तो ये बी डालने से क्या उसके वेपर्स कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, या पहले जितने थे उतने ही रहेंगे? क्या लगता है आपको? सोच कर देखिए, कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार अपना सोचो, दिमाग लगाओ कि पहले खाली ए था तब ए को वेपर्स बनाने। ये देखो मैं आपको रेफरेंस के लिए दोबारा बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर एक बीकर है, इस बीकर के अंदर सिर्फ मेरे पास ए है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ए है। ठीक है, जिस ए के वेपर्स बन सकते हैं। ये एक दूसरा बीकर है, पिंक कलर से बेटा मेरे पास ए है। ठीक है, ये एक दूसरा बीकर है, ये भी ऊपर से बंद है, इसमें भी मेरे पास ए है। ठीक है, दोनों में ए के वेपर्स बन सकते हैं। लेकिन बी वाले में मैंने क्या करा? बी वाले में मैंने ए के साथ साथ यहाँ पर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी भी डाल दिया है। तो अब बताओ बेटा किस केस में ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ए बीकर में या बी बीकर? ए बीकर में। ए बीकर में। वेरी गुड ओम, बाकी बच्चे बोलो।
ए बीकर में मैम, ए में। ए बीकर तो में मैम। बेटा ध्यान से समझते हैं, बी खुद के वेपर्स तो नहीं बना पा रहा, पर बी साथ साथ में ए के वेपर्स को भी परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पर क्या था ना बच्चा, ये ए के पार्टिकल्स फ्री थे। ए के पार्टिकल्स क्या थे? ए के पार्टिकल्स फ्री थे, वो आसानी से मूव कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, बी है, तो बी क्या करेगा? बी इसको अटका देगा। अब ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस फ्री नहीं है, तो अब ये पार्टिकल्स ऊपर नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी ने उस पार्टिकल्स को रोक लिया, स्पेस कम कर दिया। आप समझ रहे हो ना, जैसे ये नदी का पानी है, नदी का पानी इवापोरेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कुछ पत्थर रख दूं तो यहाँ से तो पानी नहीं जा पाएगा ना। तो ये जो पार्टिकल्स है, इसकी वजह से कम वेपर्स बनेंगी। और बेटा अगर वेपर्स कम बनेंगे तो क्या वेपर प्रेशर कम हो जाएगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा ना। ए का पहले जितना प्रेशर था, बी डालने की वजह से ए का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आया? और बेटा हमने कैसा सॉल्यूट डाला है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हम इसको क्या से लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट on adding a non-volatile solute, the vapor pressure of pure solvent reduces. And this phenomenon, बेटा phenomenon का मतलब होता है इस मेथड को, या ये जो हो रहा है, this phenomenon, ये जो हो रहा है, this phenomenon is known as lowering of vapor pressure. समझ में आया? ठीक है। और बेटा कितनी लोअरिंग होगी, वेपर प्रेशर कितना कम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये पार्टिकल ग्लूकोज का है या यूरिया का है या इथाइलिन ग्लाइकॉल का है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं। उसे सिर्फ इस बात से फर्क है कि कितने पार्टिकल्स हैं। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, प्रेशर उतना ज्यादा कम होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। वेरी वेरी गुड। अब बच्चे एक बात है, अब यहाँ पर इसका मतलब पहले तो प्रेशर था पी नॉट ए, लेकिन अब क्योंकि बी भी डल गया, तो अब हम इस प्रेशर को पी नॉट ए तो नहीं बोल सकते। तो अब जो भी प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी ए होगा। और बेटा पी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी नॉट ए जाइए होता है। ये Yes, बात समझ ma'am. में आ रही है? देखो बेटा पीटी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी होता है। पर बेटा अगर पीबी नॉन वॉलेटाइल है, बी एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो पीबी तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि बी का तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बी एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जिसकी वजह से बी का तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा। तो अब की बार जो भी टोटल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? पीए की वजह से होगा। तो बेटा पीए इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी नॉट ए जाइए। समझ में आया? यस मैम। अच्छा, क्या हम जाइए को ऐसे लिख सकते हैं? पीए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। जाइए को 1 माइनस जाई टू लिख सकती हूँ क्या? जाई 1 को 1 माइनस जाई टू लिख सकती हूँ? बेटा जाई 1 प्लस जाई टू 1 होता है ना, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। ये देखो, जाई 1 प्लस जाई टू इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्या हम जाई 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस जाई टू? यस मैम, लिख सकते हैं। लिखा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पीए इज इक्वल्स टू, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पीए इज इक्वल्स टू क्या हो गया? पीए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाई टू। क्या ये क्लियर हो गया? ये समझ में आया बेटा कैसे आया? इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, ऐसे आया है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो बेटा अब देखो अब क्या होगा?
अब हमारे पास आ गया पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, एक मिनट सॉरी, मैं इसको ना 1 और 2 के टर्म्स में लिख लेती हूँ, सॉरी। बुक में आपको 1 2 में लिख रखा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ। ए को 1 लिख सकते हैं और बी को 2 लिख सकते हैं, ठीक है, A1 B2 ऐसे हम लिख सकते हैं ए की जगह पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू P01 माइनस P01 जाइड। बेटा इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा P01 जाइड इज इक्वल्स टू P10 माइनस P1, ये बन गया। बताओ एक बार, इसको इधर लेकर गई, इसको इधर लेकर गई तो ये बन गया। यस मैम। हाँ मैम। इसी को हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि इतना ही तो प्रेशर लो हुआ है। कोई हमसे पूछता है कि प्रेशर कितना कम हुआ है, तो ऐसे ही तो निकालना पड़ेगा ना बेटा कि ओरिजिनल का कितना था, प्योर का कितना था, और वॉलेटाइल डालने के बाद कितना रह गया, उतना ही तो लोअर हुआ ना। ये बात समझ में आ रही है। पहले मान लो एक चिप्स का पैकेट 15 रुपए का था और अब वो चिप्स का पैकेट 12 रुपए का हो गया। चिप्स के पैकेट का रेट जो है वो घट गया। कितना घटा चिप्स के पैकेट का रेट, कैसे निकालेंगे, माइनस करके। माइनस करके। 3 रुपए घटा ना बेटा चिप्स का पैकेट का रेट, कैसे निकाला, माइनस करके निकाला। तो पहले प्योर का P1 नॉट था, अब P1 रह गया। तो यही तो हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या ये नहीं हुआ, हो गया ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा इसे हम डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा मैंने बताया था ना चेंज, तो कितना चेंज आया है प्रेशर में उसको हम क्या लिखते हैं, P1 नॉट माइनस P1। तो डेल्टा पी क्या हो गया, P01 Xi2। क्या इतना क्लियर हुआ? यस मैम। बेटा क्या ये P01 नीचे आ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा पी अपॉन में P01 इज इक्वल्स टू Xi2 इज इक्वल्स टू Xi2। समझ में आया? यस मैम। बेटा इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग है, और जब हम लोअरिंग को डिवाइड कर देते हैं प्योर से तो वो बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है किसी को किसी चीज से डिवाइड करना या किसी को किसी चीज से रिलेट करना। तो अगर हम इसको P01 से डिवाइड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बेटा मैं फाइनली यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में मेन फॉर्मूला लिख रही हूँ। उस मेन फॉर्मूला को लिखकर आप बड़े बड़े स्क्वायर में लिखकर इंपॉर्टेंट लिख लोगे कि ये फाइनल हमारे पास फॉर्मूला बन गया। डेल्टा पी का क्या फॉर्मूला है, P1 नॉट माइनस P1। तो हम लिखेंगे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल्स टू Xi2। ये मेरे पास क्या है फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये है हमारे पास कॉलिगेटिव की सबसे पहली प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया? सबने लिख लिया है, अच्छे से इस फॉर्मूला को लिख लो, ठीक है, एकदम अच्छे से। अच्छा अब कोई फटाफट बता दो Xi2 का फॉर्मूला क्या होता है, Xi2 का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा ये तो किसी को तो पता होगा Xi2 का फॉर्मूला, हमने पढ़ा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बता दो एक बार। P01 माइनस P1 अपॉन में P01 इज इक्वल्स टू Xi2 का फॉर्मूला होता है बेटा N2 अपॉन में N1 प्लस N2। याद आया? Xi का फॉर्मूला करा था ना, Na अपॉन में Na प्लस Nb, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। है ना। तो बेटा ऐसे Xi2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, N2 अपॉन में N1 प्लस N2।
पर होता क्या है बच्चे, N2 इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे नीचे इग्नोर कर सकते हैं। बहुत छोटा नंबर होता है, बहुत छोटा नंबर होने की वजह से हम उसे नीचे इग्नोर कर देते हैं। तो ये बन जाता है फॉर्मूला N2 अपॉन में N। क्या बन जाता है? N2 अपॉन में N1। क्लियर हुआ? आया थोड़ा थोड़ा समझ में? ये बेटा हमारा मेन फॉर्मूला है। इसी मेन फॉर्मूला से हम 2-3 फॉर्मूलाज और निकाल लेते हैं। एक तो हमने ये निकाला, ये कैसे निकाला? Zy2 के फॉर्मूला को खोल के लिख लिया। अब ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1। अब कोई नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला बता दो मुझे। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन टोटल गिवन मास अपॉन में मोलर मास। वेरी गुड बेटा। जैसे मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालने हैं तो गिवन मास ऑफ ए अपॉन में मोलर मास ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? गिवन मास ऑफ बी अपॉन में मोलर मास ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P01 माइनस P1 अपॉन में P01 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 का क्या फॉर्मूला होगा? गिवन मास ऑफ 2 अपॉन में गिवन मास ऑफ 1 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ 2 मोलर मास ऑफ 1। नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बोलना, मैं समझाऊंगी ये कैसे आया। एक बार बोल दो मैम, दोबारा समझा दो, आई विल एक्सप्लेन। आया कि एक बार दोबारा बताऊं? मैम एक बार दोबारा बताओ। एक बार बताइए। बेटा देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, पहले ये समझो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मान लो मेरे को Zy1 निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। ऐसे ही अगर मुझे Zy2 का फॉर्मूला निकालना हो तो वो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। बट बेटा अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बहुत छोटा है, अगर कोई नंबर बहुत छोटा होता है तो उसे हम डिनोमिनेटर में इग्नोर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन वाले में, नीचे में हम उसे हटा सकते हैं। क्योंकि मान लो ये नंबर ऐसे होगा, N1 मान लो N1 होगा 0.0002, तो ये होगा 0.9998 प्लस 0.0002। तो बेटा ऐसे में मतलब ये जो नंबर होगा ना, ये बहुत बहुत छोटा नंबर होगा। तो मान लो ये नंबर कोई 64 नंबर है। अब 64 में इतना बड़ा नंबर डालोगे तो भी तो 64.002 ही बनेगा ना। तो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो इसीलिए हम इस नंबर को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है? P01 माइनस P1 अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू Zy2। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है P01 माइनस P1 अपॉन में P01 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1। N2 अपॉन में N1 कहाँ से आया? समझ में आया? क्योंकि ये N2 इतना छोटा है कि हमने इसे क्या करा? इग्नोर कर दिया। अब बेटा N2 का क्या फॉर्मूला होगा? N2 का फॉर्मूला होगा गिवन मास ऑफ 2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2। N1 का क्या फॉर्मूला होगा? गिवन मास ऑफ 1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1। तो यहां रखते हैं, ये हो जाएगा P01 माइनस P1 अपॉन में P0। N2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? गिवन मास ऑफ 2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2। इसका हो जाएगा गिवन मास ऑफ 1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो, अगर A अपॉन में B डिवाइडेड बाय C अपॉन में D होता है तो क्या हो जाता है? ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, यस मैम। ऐसे ही होता है ना बेटा। देखो A अपॉन में B मल्टीप्लाई बाय D अपॉन में C बन जाता है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? W2 और M1 मल्टीप्लाई हो गए, W1 और M2 मल्टीप्लाई हो गए। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? W2 मल्टीप्लाई बाय M1 अपॉन में W1 मल्टीप्लाई बाय M2। समझ में आया? यस मैम। तो इसीलिए यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बन गया? ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को और भी ज्यादा अच्छे से कहीं पर लिख लो, साथ में लिखो विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आया समझ? यस मैम। एक क्वेश्चन करें अब इससे मिलता जुलता। यस मैम। चलो एक सवाल करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं।
ये देखो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ भी लेते हैं हम लोग। The physical properties of solutions that depend only on the number of solute particles in solution and not on their nature are called colligative properties. 4 colligative properties है: lowering of vapor pressure, boiling point elevation, freezing point depression, osmotic pressure. इसमें से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। जब वेपर प्रेशर लोअर होता है, हम कोई वो डालते हैं तो वेपर प्रेशर लो हो जाता है। क्यों हो जाता है लो? क्योंकि अब जो पार्टिकल्स है वेपर के वो इजीली मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पाते हैं, सरफेस ब्लॉक हो जाता है। तो यहां से हमने पढ़ा P1 इज इक्वल्स टू P01 Xi1। यहाँ से हमने पूरी इक्वेशन निकाल ली। यहाँ से हमारे पास आ गया P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू Xi। ये पूरा आया। फिर यहाँ से हमने पढ़ा Xi2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। पर क्योंकि N2 बहुत छोटा है इसीलिए हमने उसको क्या करा, N2 अपॉन में N1 रख लिया। अब N2 का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ 2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2। N1 का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ 1 अपॉन में M1। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया जो हमने वहां पे लिखा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। इस क्वेश्चन की फोटो खींचते हैं, वहां पे पेस्ट करते हैं और फिर ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a solution is prepared by dissolving 394 grams of a non-volatile solute in 622 grams of water। बेटा solute जो होता है ना उसे हम हमेशा 2 मानते हैं, और जो solvent water हमारा क्या हो गया, solvent, इसे हम हमेशा क्या मानते हैं, 1। The vapor pressure of solution is found to be 30.74 mmHg at 30 degrees Celsius. If the vapor pressure of water at 30 degrees Celsius is 31.8 mmHg, what is the molar mass of solute? क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब भी कभी केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी क्वेश्चन में हमें दी हुई है, हम सबसे पहले वो लिखते हैं। Our solution is prepared by dissolving 394 ग्राम of non-volatile solute। कोई मुझे बताएगा ये 394 ग्राम क्या है? 394 ग्राम क्या है हमारे पास? सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोलर मास है या गिवन मास है? गिवन मास। गिवन मास। तो बेटा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि W2। W2 हमें कितना दे रखा है, 394 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है इन 622 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो 622 ग्राम्स क्या हो गया हमारे पास, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया बेटा W1। वो कितना हो गया हमारे पास, 622 ग्राम्स। क्या सभी को ये समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? H2O का मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो वाटर का टोटल मोलर मास कितना हो जाता है? 2। 18 हो जाएगा ना बेटा। 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16। तो वाटर का मोलर मास कितना हो गया, 18. समझ में आया? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी इतना। बेटा ये प्योर सॉल्वेंट का है या सॉल्यूशन का है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी इतना। तो ये सॉल्वेंट का है या सॉल्यूशन का है? 30.74 mmHg किसका दे रखा है? सॉल्यूशन। वेरी गुड। सॉल्यूशन मतलब P1 है या P01 है? P1 है या P01 है? P1। P1 है। P01 जब प्योर की बात करेंगे तो P1 कितना है, 30 mm, 31 पॉइंट, P1 कितना है, 30.74 mmHg। और बेटा ये क्या दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर मतलब प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का कितना दे रखा है, 31.8 mmHg। तो मतलब ये क्या दे रखा है हमें, P1 नॉट वन। नॉट।
कितना दे रखा है 31.8। सबसे पहले गिवन लिख लेना है। गिवन मतलब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। क्या ये सबको समझ में आया कि ये मैंने क्या करा है? यस मैम। यस मैम। यस। अब हम लिखते हैं बेटा टू फाइंड। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? ध्यान से पढ़ के मुझे बताओ क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द पोलर मास ऑफ सोल्यूट। पोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब हमें निकालना है बेटा m2। m2 हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। अब बेटा यूजिंग फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ना, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। हमने क्या फॉर्मूला लिखा है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P01 इज इक्वल्स टू W2 इंटू में M1 अपॉन में M2 इंटू में W1। क्या हमने यही फॉर्मूला लिखा है सबने? यस मैम। सबने यही फॉर्मूला लिखा है ना? यस मैम। P01 देखो हमें कितना दे रखा था 31.8 माइनस P1 कितना है हमारे पास 30.7 अपॉन में P01। P01 कितना है हमारे पास 30.7 इज इक्वल्स टू W2। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? गिवन है ना हमें 394 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ 1 कितना गिवन है 18। मोलर मास ऑफ 2 हमें निकालना है और W1 हमें कितना गिवन है 622 गिवन है। अपॉन समझ में आ रहा है? गलत हो गया। क्यों बेटा? अपॉन में P01 31.8 है। अच्छा यस, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी बेटा। यहाँ पर ये मैंने P01 लिखना था, मैंने गलती से P1 की वैल्यू दी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31.8 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? यस मैम। अच्छा चलो अब करते हैं 31.8 में से 30.74 माइनस कर देते हैं। देखो 10 में से 4 जाएंगे 6, ये आ गया 7, 7 में से 7 गए 0, 1 में से 0 गए 1, तो कितना आ गया 1.06 आ गया। 1.06। तो ये आया 1.06 अपॉन में 31.8 इज इक्वल्स टू, देखो बेटा इसको कट करते हैं, 10। देखो दोनों 2 की टेबल में चले जाएंगे, ये 2 की टेबल में जाएगा 9 पर, ये 2 की टेबल में जाएगा 311, ऐसे ही जाएगा। यस मैम। तो बेटा ये आ जाएगा 394 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में M2 मल्टीप्लाई बाय 311। तो बेटा M2 निकालने के लिए M2 को ऊपर लेकर जाती हूँ, तो ये हो जाएगा 1.06 मल्टीप्लाई बाय M2 अपॉन में 31.8 इज इक्वल्स टू 394 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 311। ये तो मैथ्स चल रही है अब सिर्फ, दिख रहा है ना बेटा, इसको ऊपर लेकर गई हूँ सिर्फ, और ये दोनों क्या हो जाएंगे नीचे आ जाएंगे। तो M2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 394 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 31.8 अपॉन में 311 मल्टीप्लाई बाय 1.06। क्या ये सभी को समझ में आ गया? यस मैम। बेटा ये वाला डेसिमल हटाऊंगी तो ऊपर कितने जीरो लगाऊंगी 2, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ये वाला डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे 1 जीरो लगाऊंगी, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 जीरो है। चलो फाइनल जल्दी जल्दी करते हैं। अब ये बन गया 394 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 318 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है 311 इंटू में 106 इंटू में 10। बेटा देखो 106 से 318 पूरा पूरा 3 पे चला जाएगा, देखो ना, Yes, ma'am. 6 से 18 ये पूरा पूरा 3 पे चला गया, 1 0 से 1 0 कट गया। देख लो एक बार अच्छे से। यस मैम।
अब 311 पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, एक अप्रोक्सीमेटली कटेगा, तो देख लेते हैं 394 मल्टीप्लाई बाय 27 और इसको फिर 311 से डिवाइड कर देते हैं। जब बेटा आप ये कैलकुलेशन करोगे, अभी के लिए मैं थोड़ा टाइम हो गया ना, तो मैं अभी कैलकुलेटर में कर लेती हूँ, पर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर में नहीं करना है, आपको खुद से करना है। पहले इसे गुणा करो, चलो कर ही लेते हैं। 7 चौक 28, 7 तीन 63 और 2 65, 6 27, 2 चौक 8, 2 दूनी 18 का 1 7 12 8 13 16 10 3 1। अरे अच्छा, तो ये आ गया 10638 डिवाइडेड बाय 311। बेटा जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। करो एक बार डिवाइड ये। तो कितना आ जाएगा, 34.20 आ जाएगा। 20 30.20 ग्राम्स। तो कितना आ गया, देखते हैं आंसर। 342 ग्राम्स आ रहा है। हमने कहीं तो कुछ गड़बड़ कर दी है। 394। अच्छा अभी ऊपर 10 भी बचा हुआ है ना बेटा ये वाला, तो मल्टीप्लाई बाय 10 भी बचा है। तो कितना आ गया, 342 ग्राम्स। आया सभी को समझ में? यस मैम। यस मैम। थोड़ा बेटा मैथ्स इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी मैथ्स है। लेकिन फॉर्मूला कैसे लगाया वो सभी को समझ में आया यस मैम। है ना? अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आप खुद से करना, इसका 2.5 ये आप खुद से करो। इसमें देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दे रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास गिवन है, देखो ये W1 है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H6, तो इसका मोलर मास आप खुद से निकाल सकते हो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे सब बच्चे, ठीक है, कर सकते हैं ना आप? तो यस मैम। यस मैम। हाँ यस बेटा ये मैम। वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना, बाकी काम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, बाय बच्चे, गुड इवनिंग। बाय मैम। बाय मैम। गुड इवनिंग।